हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 फिजिक्स। आज आपका चौथा चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। इसे पिछली क्लास में मैंने कुछ टॉपिक करा दिए थे। आज हमें जो जो टॉपिक पढ़ने हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक है। पहला जो टॉपिक है आपका वो है चालक की धारिता की निर्भरता। मतलब जो चालक की धारिता होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। दूसरा हम पढ़ेंगे संधारित्र के बारे में कि आपका संधारित्र क्या होता है। ठीक है, संधारित्र का सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। और उसके बाद जो हम चौथा टॉपिक आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, आप जानते हैं संधारित्रों के संयोजन में एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम आपका आज पहला टॉपिक जो है चालक की धारिता की निर्भरता, उसे शुरू करते हैं। अब जो चालक होता है, किसी भी चालक की धारिता तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली बात क्या है आपकी कि चालक की धारिता चालक के आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या बोला मैंने? चालक की धारिता चालक के आकार के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि चालक का आकार अधिक होगा तो उसकी धारिता अधिक होगी, और यदि चालक का आकार कम होगा तो चालक की धारिता कम होगी। ठीक है। दूसरा क्या है, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ठीक है, चालक के चारों ओर के माध्यम पर। मतलब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले की, तो अगर इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका C होगा वो त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती भी हो सकता है, अक्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती भी हो सकता है। मतलब जितना ज़्यादा अक्षेत्रफल होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि अक्षेत्रफल अधिक होने के कारण किसी भी चालक का जो विभव है वो कम हो जाता है। अब जब विभव कम होगा तो C बराबर Q/V से V कम होगा तो C बढ़ जाएगा। अगर V आपका कम होगा तो C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? C बढ़ जाएगा। तो इससे रिलेटेड बात यही है कि जब किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका V घटेगा। ठीक है, अगर मैं अक्षेत्रफल बढ़ाऊंगा तो कौन घटेगा? विभव घटेगा। विभव घटेगा तो धारिता बढ़ जाएगी। फिर बात करें हम किसकी? चालक के चारों ओर के माध्यम पर। आपने सूत्र पढ़ा है C बराबर C0 के, मतलब किसी भी माध्यम युक्त संधारित्र की जो धारिता होगी वो वायु संधारित्र की धारिता के गुना होगी। मतलब जिस भी प्रकार का आप माध्यम लेंगे उसकी धारिता वैसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। मतलब जो C होगा वो अनुक्रमानुपाती किसके होगा? K के। तीसरी बात क्या है आपकी? तीसरी बात है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर। चालक के समीप
अन्य चालक की उपस्थिति पर। अब यदि आपका कोई चालक है और उस चालक के समीप, जैसे आपका कोई ये चालक ले लिया हमने और इस चालक के समीप कोई अन्य चालक रख दूं, तो इसका विभव कम होने के कारण इसकी जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब जब किसी चालक के समीप कोई अन्य चालक रखेंगे तो उस चालक रखने के कारण इसका जो विभव है वो कम हो जाएगा और विभव कम होने के कारण इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो आपके किसी भी चालक की धारिता तीन बातों पर निर्भर करती है कि चालक की धारिता चालक के आकार के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब चालक का अगर आकार अधिक होगा तो उसकी धारिता भी अधिक होगी। दूसरा, चालक के चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। तीसरी बात क्या है, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। तो ये 3 पॉइंट है कि चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसके बाद आपका जो आज नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम, वो क्या था आपका, वो था संधारित्र, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, आज हम इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं संधारित्र। संधारित्र, कैपेसिटर, आपका जो टॉपिक है संधारित्र। अब संधारित्र होता क्या है, संधारित्र संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अब यह ऐसे दो चालकों का युग्म है, ऐसे दो चालकों का युग्म है जिस पर आवेश परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत होता है, और ये दो चालक एक दूसरे के सामने और समीप स्थित होते हैं। ठीक है, यानी कि यह दो ऐसे चालकों का युग्म होता है जिस पर आवेश परिमाण में समान, ठीक, और प्रकृति में विपरीत होता है, और ये चालक एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं। इन चालकों को कहते हैं हम संधारित्र की प्लेटें। चालकों को क्या कहते हैं, संधारित्र की प्लेटें। और इनके बीच में या तो वायु होती है या कोई परावैद्युत पदार्थ होता है। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से होते हैं आपके, जैसे लकड़ी, कागज, मोम, अभ्रक, तेल, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वे होते हैं परावैद्युत पदार्थ। मतलब इनके बीच में या तो कोई माध्यम होता है भरा या फिर वायु होती है। ठीक है, अब संधारित्र के बारे में आपको पता लग गया कि संधारित्र होता क्या है। एक बार दोबारा ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो को सुनकर नोट्स बना सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ये दो ऐसे चालकों का युग्म है जिस पर आवेश परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत होता है। ये दोनों चालक एक दूसरे के सामने तथा समीप स्थित होते हैं। इनके बीच में वायु या कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। ये चालक संधारित्र की प्लेटें कहलाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता की बात करेंगे। किसकी बात, संधारित्र की
धारिता। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। आप जानते हैं जो संधारित्र होता है आपका उसे कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की धारिता किसी भी प्लेट पर आवेश के परिमाण, यानी कि किसी एक प्लेट पर आवेश के परिमाण तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। संधारित्र की धारिता किसी एक प्लेट पर आवेश के परिमाण तथा दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यदि प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू हो एवं प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तब आपकी जो संधारित्र की धारिता होगी, इसकी धारिता संधारित्र की, तब संधारित्र की धारिता कितनी होगी? C बराबर Q अपॉन V। मात्रक आप जानते हैं कि मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर इसे ही कह सकते हैं हम फैराड। ठीक है। अब बात किसकी करेंगे हम? अब हमें जो बात करनी है वो बात करने के जो संधारित्र होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संधारित्र के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे हम। संधारित्र का सिद्धांत। अब आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन है संधारित्र का सिद्धांत। आपको बस केवल समझना है कि संधारित्र का सिद्धांत होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है संधारित्र। देखिए, संधारित्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी भी चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रखा जाता है, अनावेशित चालक, तो इस चालक का जो विभव है वो कम हो जाता है। इस चालक का जो विभव है वो क्या हो जाता है? कम। और चालक का विभव कम होने के कारण आप जानते हैं कि C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। अगर V कम होगा तो C बढ़ेगा, तो इस कारण से इसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है ना अपनी बात? और यदि इस अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दूं, इसका संबंध किससे कर दूं? पृथ्वी से कर दूं, तो इस चालक की जो विभव है वो और कम हो जाता है। विभव कम होगा तो इसकी धारिता और अधिक बढ़ जाती है। समझ में आ रही है ना बात? मतलब किसी चालक के समीप यदि कोई अनावेशित चालक रख दिया जाए तो इसका विभव कम हो जाता है, जिससे इसकी धारिता बढ़ जाती है। और यदि चालक के अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो इसका विभव और घट जाता है, जिससे इस पर आवेश हम और दे सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में दे सकते हैं, और जिसके कारण इसकी धारिता बढ़ जाती है। अब ऐसा होता किस प्रकार है उसे ध्यान से सुनिए। जैसे आपने इसे प्लस Q आवेश दिया तो इसकी इस प्लेट पर आ जाएगा प्लस Q आवेश। ठीक है। और प्लस Q आवेश आने से मान लिया कि इसकी धारिता कितनी है? C बराबर Q अपॉन V है।
अब जब इस पर प्लस आवेश आएगा तो प्रेरण के कारण इस प्लेट के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश और बाहर वाले तल पर धन आवेश आ जाएगा। अब ये ऋण आवेश इसके विभव को कम करेगा और धन आवेश इसके विभव को बढ़ाएगा, लेकिन ऋण आवेश निकट होने के कारण इसका विभव परिणामी रूप से कम हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक नज़दीक है, धनात्मक दूर है। यह बढ़ाएगा प्लस वाला, माइनस वाला घटाएगा। अब ये निकट है तो इस कारण जो प्रभावी विभव होगा वो कम हो जाएगा, और प्रभावी विभव कम होने के कारण इसका जो धारिता है यह कम होगा, तो धारिता बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हम इसे चालक को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो ये जो धन आवेश है ये कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा धन आवेश। अब धन आवेश हटा, जो इसको बढ़ा रहा था वो हट गया, तो ये इसे और घटा देगा, यानी कि इसके v के पहली बार में v घटा तो c बढ़ा था, और अब v और घट गया, तो इस कारण इसकी जो धारिता है वो और अधिक बढ़ जाएगी। तो आपका जो संधारित्र का सिद्धांत होता है वो ये होता है। संधारित्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए हम कहते हैं कि संधारित्र को उसके आकार में बिना परिवर्तन किए इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, जो कि विभव घटेगा। अब विभव घटने से हम आवेश और दे सकते हैं, आवेश देंगे तो धारिता और बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता क्या है? किसी भी चालक के आवेश ग्रहण करने की अक्षमता। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र का जो आर्टिकल है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2025 में उसके आने के लगभग 99% चांस है। तो अब क्या टॉपिक है आपका? अब आपका जो टॉपिक है वो है संधारित्र। कौन सा संधारित्र है? हमने कहा था कि आपका जो संधारित्र होता है उसके टाइप्स पढ़ेंगे हम, प्रकार। आपका जो एक प्रकार होता है वो होता है समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है बेलनाकार संधारित्र, और एक होता है वृत्ताकार संधारित्र। यानी कि आपके 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं। एक गोले संधारित्र हमने पढ़ लिया है, मतलब हम यहाँ समांतर प्लेट की बात कर रहे हैं। एक वृत्ताकार संधारित्र होता है जिसकी प्लेटें वृत्ताकार होती है, एक बेलनाकार संधारित्र होता है, और एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है। यानी कि 3 संधारित्र हो गए, एक गोलीय, एक बेलनाकार और एक समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है ना? लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो केवल समांतर प्लेट संधारित्र है, और इसके वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक है। तो अब है आपका समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र एवं इसकी धारिता के लिए व्यंजक। अब सबसे पहले बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर तथा परस्पर समीप रखी होती है। क्या बोला मैंने? कि समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर तथा समीप रखी होती है। इनके बीच में वायु या कोई प्राविद्युत पदार्थ भरा होता है। एक प्लेट का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, किसी भी एक प्लेट का संबंध किससे कर देते हैं? पृथ्वी से। तो आपका बन जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। जैसे एक प्लेट आपकी ये हो गई और दूसरी प्लेट आपकी ये हो गई।
ठीक है, हमने मान लिया, क्योंकि अब इसका व्यंजक निकालेंगे हम, माना दो प्लेटें x तथा y है जो एक दूसरे के समांतर तथा d दूरी पर रखी है। प्रत्येक प्लेट का जो प्रभावी अक्षेत्रफल है वो कैपिटल A है। कैसा क्षेत्रफल? प्रभावी अक्षेत्रफल। जब प्लेट x को प्लस q आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इस पर एक समान रूप से फैल जाता है। वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट y के अंदर वाले तल पर ऋण आवेश तथा बाहर वाले तल पर धन आवेश आ जाता है। चूँकि प्लेट y पृथ्वी से जुड़ी है अतः यह धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण Q है। कितना है? प्रत्येक प्लेट पर आवेश का परिमाण कितना है? Q। अब यदि इन प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो, कितना हो? सिग्मा, तो इस प्लेट का क्या होगा? प्लस सिग्मा, और इस प्लेट का क्या होगा? माइनस सिग्मा। अब जब एक प्लेट पर धन आवेश और दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश आ चुका है तो प्लेटों के बीच वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? प्लेटों के बीच वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं कि E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परंतु आपने पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के बारे में पढ़ रखा है। सिग्मा होता है आपका Q अपॉन A, तो एक Q अपॉन A आप यहाँ पर रख दीजिए। E बराबर हो जाएगा, जब आप इस सिग्मा की जगह Q अपॉन A रखेंगे तो Q अपॉन A और बटे में कौन है? एप्सिलॉन नॉट। यदि इसके प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भी भरा हो तो यहाँ आ जाएगा आपके पास K एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? K। तो यहाँ से आपका जो E बना है वो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू A बन चुका है। जब प्लेटों के बीच वैद्युत अक्षेत्र है तो विभवांतर भी होगा, तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा V, वो होता है E अपॉन D। सॉरी, E बराबर आपको जानते हैं कि E बराबर होता है V अपॉन D। D इधर चला जाएगा तो यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V इज इक्वल टू E इंटू डी। क्या बनेगा? V बराबर A इंटू डी। E की वैल्यू आपके पास है Q अपॉन एप्सिलॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और ये क्या है आपका? D। किसकी वैल्यू है? V की। जब आप V निकाल लोगे तो V निकालने के बाद आपको निकालनी है संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता का आपने सूत्र पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? सूत्र क्या होता है? C बराबर Q अपॉन V। तो V की वैल्यू रख दीजिए, Q बराबर Q बटे V की वैल्यू क्या है? Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। ये आपका Q से Q कट चुका है। K एप्सिलॉन नॉट A कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो C बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है। यदि आपको वायु अथवा निर्वात देखना है, मतलब प्लेटों के बीच
निर्वात या वायु हो किसके स्थान पर, प्राविद्युत पदार्थ के स्थान पर, तो वायु था निर्वात के लिए। आप जानते हैं कि के की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ आपका जो सी नोट होगा, के की वैल्यू भी यहाँ 1 रखोगे तो बन जाएगा एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी, ठीक है ना। तो जो किसी भी वायु संधारित्र के लिए धारिता होती है सी नोट बराबर एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी होती है। उसके बाद हमें केवल वो छोटी सी बात पढ़नी है, क्या पढ़नी है, यहाँ बता देता हूँ कि संधारित्र की धारिता किस किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। आपके सामने फॉर्मूला है। अब आप जानते हैं कि पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो C है वो अनुक्रमानुपाती है K के। दूसरा आपका जो C है वो अनुक्रमानुपाती है A के। और तीसरा जो C व्युत्क्रमानुपाती है D के। तो यहाँ से 3 बात निकल के आ रही है। पहली बात कि अगर हमें धारिता बढ़ानी है तो परावैद्युतांक का मान बढ़ाना होगा, यानी कि प्लेटों के बीच में अधिक परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ बढ़ना होगा। मतलब धारिता अधिक होने के लिए K का मान अधिक होना चाहिए। दूसरी बात, धारिता अधिक होने के लिए प्लेटों का अक्षेत्रफल भी अधिक होना चाहिए। तीसरी बात, धारिता अधिक होने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए। तो 3 बात निकल के आ रही है। अगर धारिता हमें अधिक से अधिक चाहिए तो K का मान अधिक से अधिक होना चाहिए, दूसरा अक्षेत्रफल अधिक से अधिक होना चाहिए, और तीसरा प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बस 3 बात आपको याद रखनी है। तो आपको यहाँ अब 2 फॉर्मूले मिल चुके हैं, ये आपका कंप्लीट हो चुका है कॉन्सेप्ट। बस अब थोड़ी सी बात 2 याद रखनी है आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए। एक आपने पढ़ा है विलगित गोलीय चालक। कैसा विलगित गोलीय। अब गोलीय के लिए जो धारिता होती है C वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नोट K इंटू आर। एक फॉर्मूला आपका ये है। और एक आपके पास है समांतर प्लेट का, समांतर प्लेट संधारित्र, उसका क्या होता है C बराबर K एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। तो आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। विलगित गोलीय चालक का C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट K इंटू आर, और समांतर प्लेट संधारित्र का C बराबर K एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। तो ये आपके कुछ टॉपिक थे। आपका जो हमने बोला था कि संधारित्रों का संयोजन पढ़ाएंगे, वो हम इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो सभी बच्चे अब अपना काम कर दीजिएगा जो मैंने आपको कह रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। अब धन्यवाद मैं इसलिए देता हूँ कि आप वीडियो को अगर यहाँ तक देखते हो तो तब धन्यवाद है। अगर आप बीच में ही छोड़ के चले जाते हो, अपना कॉन्सेप्ट पूरा नहीं पढ़ते हो, तो तब कोई धन्यवाद नहीं। लेकिन हाँ, वीडियो को अगर पूरा देख रहे हो तो तब उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।